नमस्कार। आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के एक यूट्यूब सेशन का ट्रांसक्रिप्ट है और ये सीधे तौर पर आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, मतलब पेरेंटिंग, बच्चों की परवरिश, इस पर बात करता है। और देखिए, स्रोत ये साफ करते हैं कि डॉक्टर दिव्यकीर्ति, जिनका अकादमिक सफर यूपीएससी और दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है, खासकर जैन दर्शन से, वो इस विषय पर एक बहुत ही स्पष्ट और शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला नजरिया रखते हैं। उनका मानना है कि हम इतिहास के उस दौर में जी रहे हैं जहां बच्चों की परवरिश करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। और इस बातचीत में हमारा इरादा यही है कि डॉक्टर दिव्यकीर्ति के अनुभवों, उनके दिए हुए उदाहरणों और विचारों की गहराई में जाकर उन खास नुकात को, उन पॉइंट्स को समझें जो आज के माता पिता के लिए वाकई काम के हो सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुश्किलें असल में हैं क्या, और इनसे आप कह सकते हैं जूझने के लिए क्या सोच अपनाई जा सकती है। तो चलिए, इस सोच को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये कहना कि ये पेरेंटिंग का सबसे मुश्किल दौर है, ये अपने आप में बहुत बहुत वजनदार बात है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? मतलब क्या है जो इसे इतना मुश्किल बनाता है? देखिए, स्रोत में वो इस पर काफी विस्तार से बात करते हैं। उनका कहना है कि आज की जो स्थितियां हैं वो पहले से बहुत अलग हैं। हमारी पीढ़ी ने जैसे फिर भी एक बदलाव देखा है, वो बिना इंटरनेट वाले बचपन से लेकर स्मार्टफोन तक का सफर। हाँ, वो तो है। लेकिन आज के बच्चे, जिन्हें हम जनरेशन जी या उसके बाद का कह सकते हैं, वो तो डिजिटल दुनिया में ही पैदा हुए हैं। उनके लिए स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो या टीवी, वो अक्सर माता पिता या असल दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा ज्यादा आकर्षक हो सकती है। हाँ, उन्होंने वो उदाहरण भी दिया था ना कि बच्चे अब किताब के पन्नों पर भी उंगली ऐसे फिराते हैं जैसे वो स्क्रीन स्वाइप कर रहे हों। ये सुनने में थोड़ा मजेदार सा लगता है, पर इसका असर तो बहुत गहरा है। मतलब ये हुआ कि उनका दिमाग ही शायद अलग तरह से डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। और आकर्षण से भी बड़ा मुद्दा है एक्सपोजर का। मतलब किस तरह की जानकारी और दुनिया उनके सामने एकदम से खुल रही है। पहले क्या था, बच्चे की दुनिया स्कूल, घर, मोहल्ला, यहीं तक सीमित थी। शरारतें या गलत बातें भी वो एक दायरे में ही सींची जाती थीं। आज इंटरनेट ने वो दायरा ही खत्म कर दिया है। 6-7 साल का बच्चा वो सब जान सकता है, वो सब देख सकता है जो शायद पहले 14-15 साल की उम्र में पता चलता था। और चिंता की बात यह है कि वो बहुत जल्दी इनकॉग्निटो मोड जैसी चीजें सीख रहे हैं। मतलब इंटरनेट पर ऐसी चीजें देखना जिसका पता पेरेंट्स को न चले। तो ये सिर्फ जानकारी का एक तरह से विस्फोट नहीं है, बल्कि ये तो खतरों का पिटारा भी है। फिर स्रोत में साइबर क्रिमिनल्स, सेक्सटॉर्शन और डीप फेक जैसी बहुत डरावनी सच्चाइयों का जिक्र करते हैं वो। मतलब बच्चों की सुरक्षा अब सिर्फ फिजिकल नहीं रही, वो डिजिटल भी हो गई है पूरी तरह से। हाँ, और ये खतरे बहुत बहुत वास्तविक हैं। डॉक्टर दिव्यकीर्ति सेक्सटॉर्शन रैकेट का उदाहरण देते हैं, जहां बच्चों को ऑनलाइन बहला फुसलाकर किसी आपत्तिजनक स्थिति में लाया जाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। और डीप फेक, मतलब किसी की भी नकली तस्वीर या वीडियो बना देने की टेक्नोलॉजी, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। बाप रे। किसी बच्चे की इज्जत या उसकी मानसिक शांति को बर्बाद करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ये वो खतरे हैं जिनकी हमारी पीढ़ी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। टेक्नोलॉजी के इन बाहरी खतरों के अलावा एक और बड़ा दबाव है जिसका जिक्र दिव्यकीर्ति करते हैं, और वो है पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ, वो अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर। स्रोत में न्यू जर्सी के उस पिता का वो भयावह उदाहरण है जिसने अपने 6 साल के बेटे को, जिसे वो मोटा समझता था, ट्रेडमिल पर दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। ये पेरेंटिंग के नाम पर पागलपन है बिल्कुल। सही कहा। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन ये उस मानसिकता को दिखाता है जिसे डॉक्टर दिव्यकीर्ति डिजाइनर बेबी की चाहत कहते हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं अवचेतन में एक ऐसा बच्चा चाहते हैं जो हमारी हर कसौटी पर खरा उतरे, दिखने में सुंदर हो, पढ़ने में तेज हो, हर बात मानता हो। लेकिन सच तो ये है कि हर बच्चा अपनी तरह का होता है, यूनिक होता है। और जब बच्चा हमारी या समाज की बनाई हुई उम्मीदों के खांचे में फिट नहीं होता, तो पेरेंट्स का धैर्य जवाब दे जाता है। दिव्यकीर्ति इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि पेरेंटिंग में असीम धैर्य की जरूरत है, बहुत ज्यादा। तो अगर ये चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, इतनी जटिल हैं, तो दिव्यकीर्ति समाधान कहाँ देखते हैं? दिलचस्प बात यह है कि वो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की तरफ इशारा करते हुए लगते हैं। उनका कहना है कि सीखने और बदलने की ज्यादा जरूरत शायद माता पिता को है। वो जो कोटा में बच्चों की आत्महत्याओं का जिक्र करते हैं, उसमें भी वो यही कहते हैं कि बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत है। बिल्कुल सही। उनका मूल तर्क यही है कि पेरेंट्स अक्सर बच्चों पर ही दोष डाल देते हैं कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, सुनते ही नहीं हैं। लेकिन जरूरत इस बात को समझने की है
कि इस बदलती हुई दुनिया में पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है। सहानुभूति रखना, बच्चों के साथ खुलकर बात करना, उन पर भरोसा जताना, ये सब अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। स्रोत में भरोसे की कमी का एक बहुत ही दुखद उदाहरण दिया गया है। एक लड़की जिसका गैंगरेप हुआ था, वो अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बता पाती क्योंकि उसे डर लगता है कि वो उल्टा उसी को दोषी ठहराएंगे। ये दिखाता है कि बच्चे और माँ बाप के बीच वो संवाद और विश्वास की खाई कितनी गहरी हो सकती है कभी-कभी। हाँ, और ये बात तो दिल दहला देने वाली है, वाकई। डॉक्टर दिव्यकीर्ति इसी पर जोर देते हैं कि घर वो जगह होनी चाहिए जहां बच्चे को अनकंडीशनल सपोर्ट मिले, मतलब बिना किसी शर्त के समर्थन मिले। अगर बच्चा अपनी जिंदगी की सबसे भयानक बात भी घर पर नहीं कह पा रहा है, तो ये पेरेंट्स के लिए आत्मचिंतन का विषय, सोचने की बात है। वो ये भी कहते हैं कि समाज में ज्यादातर जो यौन शोषण के मामले होते हैं, वो घर के अंदर या जान पहचान वालों द्वारा ही होते हैं, और वो दब इसलिए जाते हैं क्योंकि परिवार ही उन्हें बाहर नहीं आने देता। ये सब सुनकर सवाल ये उठता है कि आखिर हम पेरेंटिंग से हासिल क्या करना चाहते हैं? लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ एक सफल बच्चा बनाना है या फिर एक खुश बच्चा बनाना है? दिव्यकीर्ति इस पर क्या कहते हैं? हाँ, उन्होंने इसे एक पिरामिड के जरिए समझाया है। उनका मानना है कि इस पिरामिड के शिखर पर सबसे ऊपर बच्चे की खुशी होनी चाहिए। हाँ, सफलता जरूरी है, अच्छा इंसान बनना जरूरी है, चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत, सेहत, ये सब महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर बच्चा खुशी नहीं है, तो बाकी सब एक तरह से बेमानी है। उन्होंने ऐसे सफल आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, बिजनेस वाले लोगों के उदाहरण दिए हैं जो अंदर से बेहद दुखी हैं। तो ऐसी सफलता किस काम की? तो फिर खुशी कैसे सुनिश्चित हो? इसका रास्ता क्या है? क्या ये बच्चों को पूरी छूट देने की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरी छूट नहीं, बल्कि उनकी स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी का सम्मान करना। दिव्यकीर्ति कहते हैं कि बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने के बजाय उन्हें समझाएं, मार्गदर्शन दें, लेकिन फैसला लेने की जो प्रक्रिया है उसमें उन्हें शामिल करें, दबाव न डालें। और यहीं पर वो अहिंसा के गहरे अर्थ की बात करते हैं। अच्छा, कि सिर्फ हाथ न उठाना ही अहिंसा नहीं है। वाचिक हिंसा मतलब गाली गलौज करना, ताने मारना, नीचा दिखाना, और मानसिक हिंसा मतलब अपनी मर्जी थोपना, इमोशनल दबाव बनाना, ये भी हिंसा के ही रूप है। एक सभ्य व्यक्ति, एक डेमोक्रेटिक इंसान वही है जो दूसरों की इच्छाओं और सीमाओं का सम्मान करे, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। अहिंसा और सपोर्ट का इससे बेहतर उदाहरण शायद क्या होगा जो मध्य प्रदेश के सागर वाले पिता ने पेश किया। बेटा 10वीं में फेल हो गया और पिता ने मिठाई बांटकर, बाकायदा पार्टी देकर यह संदेश दिया कि नतीजा चाहे जो भी हो वो उसके साथ खड़े हैं। ये बच्चे पर से दबाव हटाने और उसे एक भावनात्मक सुरक्षा देने का कितना शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि असफलता जीवन का हिस्सा है और उसे स्वीकार करके बच्चे का हौसला बनाए रखना कितना जरूरी है। और इसी तरह प्राची निगम का उदाहरण भी बहुत मायने रखता है। 10वीं की टॉपर, जिसे उसके लुक्स के लिए सोशल मीडिया पर कितनी बुरी तरह ट्रोल किया गया था। हाँ, वो तो बहुत बुरा हुआ था। वो समाज की बदमाशी का एक बहुत ही घिनौना चेहरा था। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि प्राची ने बाद में कितने साहस और आत्मविश्वास से कहा कि इन बातों से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर दिव्यकीर्ति कहते हैं कि ये उसके पेरेंट्स की परवरिश की ताकत दिखाता है, जिन्होंने उसे अंदर से इतना मजबूत बनाया होगा। आज के डिजिटल युग में जहां ट्रोलिंग और ऑनलाइन नफरत इतनी आम हो गई है, अपने बच्चों में ये मानसिक मजबूती पैदा करना पेरेंटिंग का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। अच्छा, स्रोत में जैन समाज का भी जिक्र आता है, खासकर धन, उद्यमशीलता और कुछ सामाजिक डायनामिक्स के हवाले से, जैसे कि पुरुषों की काम में भागीदारी ज्यादा, महिलाओं की कम। क्या इसका पेरेंटिंग पर कोई सीधा असर है दिव्यकीर्ति के अनुसार? डॉक्टर दिव्यकीर्ति इसे सीधे तौर पर पेरेंटिंग के नुस्खे की तरह नहीं बताते, बल्कि शायद ये समझाने के लिए कि हर समुदाय और हर सामाजिक आर्थिक वर्ग की अपनी अलग तरह की चुनौतियां और दबाव होते हैं। जैसे हो सकता है जैन समाज में आर्थिक चिंताएं कम हो, लेकिन बच्चों पर बिजनेस में ही जाने या एक खास तरह की सफलता हासिल करने का दबाव ज्यादा हो। उनका कहना है कि बच्चों को आगे बढ़ाने में, मतलब पुश करने में बुराई नहीं है, पर यह थोपने जैसा नहीं लगना चाहिए। तरीका समझाने का, प्रेरित करने का होना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि फैसला उसका अपना है, उसमें वो सेंस ऑफ ओनरशिप हो। उन्होंने संघर्ष यानी स्ट्रगल के महत्व पर भी बात की है। जैसे उन्होंने खुद सेल्समैन की नौकरी से लेकर कई छोटे मोटे काम किए थे। उनका मानना है कि संघर्ष इंसान को प्रैक्टिकल और स्मार्ट बनाता है। लेकिन आज के दौर में पेरेंट्स अपने बच्चों को हर संघर्ष से बचाना चाहते हैं, है ना? हाँ, ये एक दिलचस्प विरोधाभास है।
हम सोचते हैं कि सारी सुविधाएं देकर हम बच्चे का भला कर रहे हैं, लेकिन दिव्यकीर्ति का तर्क है कि बिना संघर्ष के महानता हासिल करना लगभग असंभव है। वो थॉमस एडिसन का उदाहरण देते हैं, जिन्हें स्कूल ने निकाल दिया था, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाया और उन्होंने संघर्ष करके दुनिया बदल दी। तो रास्ता शायद कहीं बीच का है। सुविधाएं दें पर थोड़ी सीमा में, और कोशिश करें कि बच्चे के अंदर किसी एक चीज के लिए जुनून, एक स्पार्क पैदा हो। ये स्पार्क वाली बात सोचने लायक है। उनका कहना है कि ये चिंगारी हर किसी में अलग अलग उम्र में लगती है। किसी में बचपन में लग जाती है, किसी में जवानी में, जैसे विवेकानंद या बुद्ध के जीवन में हुआ। तो हमें 13-14 साल के बच्चे से ही दुनिया बदल देने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि शायद ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां वो चिंगारी सुलग सके, उसे हवा मिल सके। बिल्कुल। और माहौल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संवाद, कम्युनिकेशन। स्रोत में दहाड़ वेब सीरीज का एक सीन याद दिलाया गया है। एक पुलिस ऑफिसर पिता अपने बेटे को गलत किस्म के वीडियो देखते हुए पकड़ लेता है। हाँ। लेकिन वो उसे डांटने पीटने की बजाय पास बिठाकर समझाता है कि लड़कियां कोई वस्तु नहीं, इंसान हैं, और उनका सम्मान करना क्यों जरूरी है। ये है जिम्मेदार संवेदनशील पेरेंटिंग का एक बेहतरीन उदाहरण। एक और संवेदनशील मुद्दा जो स्रोत में उठाया गया वो है पुरुषों की भावनाओं को लेकर समाज का रवैया। मतलब लड़कों को सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं, रोना कमजोरी की निशानी है। हाँ, और दिव्यकीर्ति इसे सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये हजारों साल पुरानी शिकारी समाज की सोच है, जो आज के जमाने में बिल्कुल अप्रासंगिक है, इरेलीवेंट है। आज जरूरत इस बात की है कि पुरुषों के रोने को भी सामान्य माना जाए। अगर बेटा रो रहा है तो उसे लड़की है क्या कहकर चुप कर आने के बजाय उसे गले लगाना चाहिए। शायद उसके साथ रोना भी पड़े तो रो लेना चाहिए। इससे रिश्ता गहरा होता है, बच्चे का भावनात्मक बोझ हल्का होता है। अंत में जो एक बात शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, डॉक्टर दिव्यकीर्ति जोर देते हैं कि अगर माता पिता रोज अपने बच्चे से प्यार से बात करें, उसकी सुने, उसे जज ना करें और उसे ये अटूट विश्वास दिलाएं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो हमेशा उसके साथ हैं, तो आत्महत्या जैसी भयानक ट्रेजेडीज को रोका जा सकता है। एक मजबूत भावनात्मक रिश्ता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है ना? तो इस पूरी बातचीत का सार क्या समझें? आज की पेरेंटिंग सिर्फ बच्चे को बड़ा करना भर नहीं है। ये बदलते वक्त, ये खतरनाक टेक्नोलॉजी और बच्चों की नाजुक भावनात्मक जरूरतों के बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन साधने जैसा है। हाँ, डॉक्टर दिव्यकीर्ति के विचारों से ये तो साफ है कि सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे भागने की बजाय बच्चों की असल खुशी, उनकी अपनी पहचान और इच्छाओं का सम्मान और उनके साथ एक खुला, ईमानदार, सहानुभूति भरा रिश्ता बनाना कहीं ज्यादा जरूरी है। और इसमें सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना काफी नहीं है, बल्कि शब्दों और उम्मीदों के जरिए होने वाली जो मानसिक हिंसा है, उससे भी बचना शामिल है। और हाँ, ये भी कि उंगली बच्चों पर उठाने के बजाय आईना शायद पेरेंट्स को ज्यादा देखने की जरूरत है। खुद सीखने की, खुद को बदलने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। वो सागर वाले पिता का कदम या प्राचीन निगम का ट्रोलिंग के सामने खड़े होने का साहस, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि मजबूत और खुश बच्चे बनाने के लिए पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलनी होगी। बिल्कुल। और शायद अंत में सोचने के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि हम एक समाज के तौर पर और माता पिता के तौर पर अपनी अगली पीढ़ी के लिए सफलता को परिभाषित कैसे कर रहे हैं, और क्या हमारी परवरिश की दिशा, हमारी पेरेंटिंग उस परिभाषा और बच्चे की वास्तविक खुशी की दिशा से मेल खाती भी है या नहीं। ये वो सवाल है जिस पर शायद हर किसी को रुककर सोचने की जरूरत है।